नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया सीज फायर का। कहा गया ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो गई, पाकिस्तान की मध्यस्थता में शर्तें तय हो गई। लेकिन इधर सीज फायर का ऐलान हुआ, ईरान ने सीज फायर से सहमति जताई और खबरें आने लगी लेबनान से कि लगातार इजराइल की तरफ से लेबनान के अलग अलग इलाकों में बमबारी, भयानक तबाही, एयर स्ट्राइक और लगातार मौतों की खबरें। उन मौतों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सिविलियंस, बड़ी बड़ी इमारतें ढाने की तस्वीरें आने लगी। कहा गया कि इस तरह से अंधाधुंध बमबारी की इजराइल ने सीज फायर खत्म होने के ऐलान के बाद कि 200 से ज्यादा, अगर एग्जैक्ट आंकड़े देखें तो लगभग 255-60 लोगों की मौत हो गई शुरुआती बमबारी में। कुछ मिनट के भीतर 10 मिनट में 100 से ज्यादा धमाके। तस्वीरें स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे ऊंची ऊंची इमारतों को बमबारी से उड़ा दिया गया। और सोशल मीडिया पर जब तस्वीरें आने लगी बच्चों की, महिलाओं की, उनके परिजनों की, बिलखते लोगों की, तो इजराइल की तरफ से कहा गया कि हमने कोई सीज फायर लेबनान में नहीं किया है। नेतन्याहू और उनके सिपह सालारों की तरफ से लेबनान में हो रहे इन हमलों को जस्टिफाई किया गया। सवाल उठता है फिर सीज फायर क्या? शुरुआती ट्वीट जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने किया था, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि सहमति हुई है सीज फायर पर, और सीज फायर में अमेरिका और ईरान के साथ साथ उनके एलाई भी सीज फायर करेंगे और उसमें लेबनान भी शामिल था। लेकिन इजराइल ने लेबनान को बाहर रखा और दनादन फायरिंग की, बमबारी की। बल्कि ऐसा लगा कि उस सीज फायर होने के बाद बौखलाया इजराइल 5 दिन 10 दिन में जितनी बमबारी कर रहा था उतनी 10 मिनट में इजराइल ने कर दी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ईरान ने कहा कि सीज फायर का उल्लंघन इजराइल ने किया है, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। ईरान के लीडर्स, जो वहां के स्पीकर हैं, उनकी तरफ से बयान आया, विदेश मंत्री की तरफ से बयान आया और लगातार एतराज जताया गया। लेकिन इजराइल का रवैया सीज फायर को लेबनान में तोड़ने या धज्जियां उड़ाने का है। तो इसका मतलब क्या है? इसको समझने के लिए खास मेहमान है हमारे साथ, जिनसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कई बार रूबरू हो चुके हैं। बॉबी नकवी साहब गल्फ न्यूज के एडिटर हैं, लंबे अरसे तक 25 साल तक दुबई में रहे। बार बार उनके परिचय में बताता हूं ताकि उनकी अहमियत समझें कि उनको हम जैसे लोगों से ज्यादा इजराइल, ईरान, वेस्ट एशिया और लेबनान की समझ है। तो पहला सीधा सवाल यही बॉबी नकवी साहब, दर्शकों को भी समझ में आए कि नेतन्याहू को कौन रोकेगा और नेतन्याहू ने सीज फायर को बमबारी से उड़ा क्यों दिया कि एक ही दिन में 10 मिनट में 100 हमले, 255-60 लोग मारे गए। कहा जा रहा है उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इजराइल तो ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है। और उनमें बहुत सारे बच्चों की तस्वीरें आई स्क्रीन पर, हम चाहेंगे उन बच्चों की तस्वीरें दिखाई जाए। जाहिर है वो बच्चे जो इस हमले में मारे गए, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनका क्या मतलब किसी हिजबुल्लाह से, किसी मिलिशिया से? और ऐसी बहुत सारी बुजुर्ग और महिलाएं भी। बॉबी नकवी साहब। जी अजीत जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार और सलाम। आपने सही कहा, ये इजराइल की बौखलाहट है। और इस बौखलाहट की वजह यह है कि ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब वाया पाकिस्तान वो ईरान से बात कर रहे थे और सीज फायर की टर्म्स पे एग्रीमेंट किया था, तो उस वक्त उन्होंने इजराइल से कंसल्ट नहीं किया। यानी नेतन्याहू को इसमें डार्क में रखा गया। वो सीज फायर की जो टर्म्स थी, जो सीज फायर का जो वर्किंग जो ढांचा था, जो फ्रेमवर्क था, उसको जब वो पब्लिक डोमेन में आया तो उससे इजराइल को बड़ी हैरत हुई। और इजराइल, नेतन्याहू जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुए। उनके ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं उन्होंने काफ़ी उनके ऊपर पॉलिटिकल अटैक भी किए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने काफ़ी कंसेशंस ईरान को दे दिए हैं, जिसकी वो पहले भी बात कर चुके थे कि इजराइल को लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है हो सकता है इस जंग से घबरा के काफ़ी कंसेशंस दे दें। बहरहाल, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, सीज फायर शुरू होने के कुछ ही घंटे में
लेबनान के ऊपर ताबड़तोड़ बमबारी की गई है। और ऐसी बमबारी जब से जंग शुरू हुई है, किसी भी जगह ऐसी बमबारी नहीं की गई। इतनी ज्यादा मौतें किसी भी एयर स्ट्राइक्स में नहीं हुई। ये ज्यादातर मौतें जो हैं 200-250 से ज्यादा लोग हैं जो मारे गए हैं, जिसमें औरतें, बच्चे, एल्डरली, बुजुर्ग शामिल हैं, और 1100 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हैं। और जाहिर बात है कि जब घायल कहा जाता है तो ये मामूली चोटें नहीं होती हैं, ये बड़ी सीरियस इंजरीज होती हैं जिसकी जिंदगी भर के लिए एक ट्रॉमा जो है वो छोड़ जाती हैं। और आपने अपने विजुअल्स में दिखाया कि कई बिल्डिंगें भी जो है बेरूत में या बेरूत के आसपास लेबनान के दूसरे शहर में, साउथ में और ईस्ट में काफी तबाही मचाई है। देखिए, नेतान्याहू जो है वो एक ईरान के ऑफिशियल्स ने अच्छा उनको डिस्क्राइब किया था। ये ऐसा डिस्क्रिप्शन अल जजीरा की एक रिपोर्ट में पब्लिश हुआ है, जिसमें इस ईरानी अफसर ने, जिनका नाम नहीं पब्लिश हुआ था, उन्होंने नेतान्याहू को एक रैबिट डॉग कहा है, यानी पागल कुत्ता। ये डिस्क्रिप्शन इनके लिए बिल्कुल मेरे ख्याल से एप्ट है, बिल्कुल वाजिब है। जिस तरीके से नेतान्याहू का बिहेवियर है वो एक पागल कुत्ते से कम नहीं है। अब इस पागल कुत्ते को पकड़ने की या इसको कंट्रोल करने की या काबू में करने की जिम्मेदारी किसकी है? इनका मालिक कौन है? इनका मालिक जाहिर बात है कि अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप साहब है, व्हाइट हाउस है। व्हाइट हाउस की ताकत जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए इन इन नेतान्याहू को कंट्रोल करने में। नेतान्याहू को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं ब्लैकमेल हो रहे हैं? क्या ऐसी वजह है? ये बातें तो खैर बाद में सामने आएंगी। अभी जो सामने जो फौरी तौर पे जो इशू है वो ये है कि क्या ये नेतन्याहू की जो इजराइल की जो बमबारी है, लेबनान में जो मार काट मचाई है, जो खून बहाया है आम लोगों का, उसके चलते क्या ये सीज फायर जो कल अनाउंस हुआ था ये टिक पाएगा? ईरान ने अपनी जो है अपनी मंशा क्लियर कर दी है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तभी खोलेंगे जब ये लेबनान में बमबारी बंद होगी। ईरान का ये कहना है कि लेबनान में बमबारी, लेबनान फ्रंट पे सीज फायर भी ओरिजिनल जो टर्म्स थी, जो अग्री हुई थी, जिस पे एग्रीमेंट हुआ था डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, उसमें लेबनान क्लियरली मेंशन था कि इस फ्रंट पे भी बमबारी रोकनी पड़ेगी। इसका कंफर्मेशन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो इसमें मीडिएट कर रहे हैं, उन्होंने भी किया। उन्होंने अपने ट्विटर में भी कहा और बाकी जो स्टेटमेंट्स आए हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से उसमें भी कहा गया। तो जाहिर बात है कि इस सीज फायर को ख़त्म करने या कमज़ोर करने की जो कोशिशें हो रही हैं वो इजराइल की तरफ से हो रही हैं, और उन कोशिशों को डोनाल्ड ट्रंप साहब काबू में नहीं कर पा रहे हैं। अब एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, एक सवाल पूछा, जैसे आपने कहा ना कि पता नहीं क्या है डोनाल्ड ट्रंप से क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं नेतन्याहू से ट्रंप, लेकिन जैसे पाकिस्तान की तरफ से जो कल देर रात को सीज फायर से कुछ घंटे पहले शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि इस सीज फायर को अमेरिका, ईरान और उनके अलाइज मानेंगे, जाहिर है इजराइल के लिए है, और दूसरा साफ साफ लेबनान में भी सीज फायर लागू होगा, ये मेंशन है। बावजूद इसके नेतन्याहू बल्कि सही, मैंने इंट्रो में कहा, आपने भी वही कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग खराब हो गया है। सीज फायर की खबर आते ही तो कहा कि एकदम 50 फाइटर जेट से एक साथ 10 मिनट में 100 बम बरसा दो। उसी तरह से बम बरसाए, तभी एक दिन में 250 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें बच्चों की तस्वीरें स्क्रीन पर, उन बच्चों की तस्वीरें दिखाए। वो तस्वीरें जब हमने देखी सोशल मीडिया पर, बच्चों की, परिजनों की, महिलाओं की, जो बच्चों की तस्वीरें भी दिखाए, वो देख के लग रहा भाई इतना, ये तो वार क्रिमिनल आदमी होगा, जो एकदम जैसे ट्रंप के लिए सन की सरफिरा खाते हैं, जिस आदमी के लिए जिंदगी, मौत, बच्चे, बुजुर्ग को मायने नहीं रखते। देखिए, जब ये बातचीत डिप्लोमेसी के बारे में, डिप्लोमेसी के लिए काफी दिनों से कोशिश हो रही थी कि ये सीज फायर जो है किसी तरह का उस पे सीज फायर लाया जाए और डिप्लोमेसी की जो है बातचीत शुरू हो।
और ईरान शुरू से एक ही कंसिस्टेंटली एक ही स्टैंड, एक ही बात बार बार दोहरा रहा था कि डिप्लोमेसी तभी हो सकती है जब जंग रोकी जाए पूरी तरीके से। ये ईरान का शुरू से स्टैंड था, यही स्टैंड मुस्तफा खुमैनी का था, उनके फॉरेन मिनिस्टर का था, उनके स्पीकर का था। और ये पहली कंडीशन थी, नंबर 1 कि आपको सीज फायर करना पड़ेगा और सीज फायर हर फ्रंट पे करना पड़ेगा, तभी हम बातचीत करेंगे। इसके बिना सीज फायर के बिना हम बातचीत नहीं करेंगे। और ये फिर इसमें इंक्लूड किया गया, लेबनान में सीज फायर इंक्लूड किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने जानबूझ के रेजिडेंशियल इलाकों में, देखिए अभी तक आईडीएफ ने कोई ऐसा क्लेम नहीं किया है कि वहां पे हिजबुल्लाह के ठिकानों पे हमला किया है। ऐसा कोई क्लेम नहीं किया है कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स या उनके नेता जो हैं उनको उनके ठिकानों पे हमला करके उनको टारगेट किया गया है। ये विजुअल से और रिपोर्टों से क्लियर होता है कि ये सिर्फ रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी बिल्डिंग्स हैं जिन पे बमबारी की गई है और ये सैकड़ों लोग मारे गए हैं। ये बच्चों का जो है खून बहाया गया है, औरतों का खून बहाया गया है, बुजुर्गों का खून बहाया गया है वहां पे। तो इसका मकसद एक ही है कि बमबारी करके ये फ्रंट को जो है एक्टिव रखना है, एक फ्रंट जो है वो धधकता रहे, जिससे सीज फायर जो है मजबूत ना हो पाए और ये शनिवार को जो इस्लामाबाद में बातचीत होनी है वो खटाई में पड़ जाए। देखिए थोड़ी देर पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की कि ये सीज फायर के बाद, ऐलान के बाद एयर स्ट्राइक की रफ्तार बढ़ा देने के पीछे एक मंशा ये भी है कि सीज फायर से हम सहमत नहीं हैं, ये ट्रंप, पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर किया। और इसलिए आपको याद होगा, हम आप बात कर चुके हैं कि पहली बार जब ईरान के साउथ पार्स पर अटैक किया इजराइल ने, गैस फील्ड पर, और उसके बाद ट्रंप ने पल्ला झाड़ा कि इजराइल ने जो किया हमारी जानकारी में नहीं था, आगे से नहीं करेगा, क्योंकि तब तक ईरान पलट के कतर पर, रास लफान पर कर चुका था। तो ये इजराइल क्या ट्रंप के लिए बेकाबू है कि ट्रंप सीज फायर का ऐलान करते हैं, शहबाज शरीफ लेबनान में सीज फायर का नाम लिखते हैं और उसके बाद एयर स्ट्राइक की रफ्तार इजराइल बढ़ा देता है, एक ही दिन में 10 मिनट में 100 धमाके करता है सिविलियन इलाकों में। जी हाँ, लगता है कि नेतन्याहू साहब जो है एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। वो पागलपन का दौरा उनके ऊपर है। वो ये चाहते हैं कि रीजन में जो है हमेशा आग धधकती रहे और लड़ाइयाँ, जंग जो है मल्टीपल फ्रंट्स पे जंग चलती रहे, और वो एक कमांडर इन चीफ की तरह जो है अपने, जो उनको अमेरिका से वेपन्स मिलते हैं, जो खतरनाक, जो आधुनिक जो हथियार उनको मिलते हैं, उसका इस्तेमाल वो आम जनता जो है उनको मारने में, जो बच्चे हैं उनको मारने में, जो औरतें हैं उनको मारने में इस्तेमाल किया जाए। खून बहाने में वो आदमी सबसे आगे है। यही उसकी वो है और यही उसकी स्ट्रैटेजी है। इसी से वो आज तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ है। अगर जंग खत्म हो जाएगी तो उसका जो है पूरा पॉलिटिकल वजूद खत्म हो जाएगा और उसको जेल भेज दिया जाएगा। उसके खिलाफ कई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। अब सवाल ये उठता है, हाँ जी। सॉरी, बात पूरी कीजिए। हाँ, अब सवाल स्क्रीन पर हम जानबूझकर ये बच्चों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत दुनिया में जो लोग इजराइल समर्थक हैं, हमारे देश में भी होंगे, तो वो ये तस्वीरें देखकर तय कर सकते हैं कि क्या ये हिजबुल्लाह के मिलिशिया के या मिलिटेंट ग्रुप के लोग होंगे, क्या ये बच्चे हथियारबंद दस्ते के सदस्य थे, जिन बच्चों को एक दिन में बमबारी, बल्कि हर रोज वहां से तस्वीरें आ रही है, जो आंकड़े आए कि लगभग ईरान वार शुरू होने के बाद लगभग 1700 लोग मारे गए, और अलग अलग एजेंसियों के हवाले से कहा जा रहा है इसमें 1100 से 1200 वो हैं जिनका हिजबुल्लाह से कोई रिश्ता नहीं, ईरान का प्रॉक्सी होने से कोई रिश्ता नहीं, और इजराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से किए जा रहे हमले से कोई रिश्ता नहीं, सिविलियन लोग हैं। और हिजबुल्लाह पर अटैक की आड़ में अंधाधुंध जो हमले हो रहे हैं उसका नतीजा है, और उसका मकसद जाहिर है लेबनान के एक बड़े इलाके पर इजराइल का मकसद कब्जा करना भी है। लितानी नदी के बहुत बड़े हिस्से तक इजराइल के ग्राउंड ट्रूप उस इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसका एक दूरगामी मकसद भी है क्या बॉबी नकवी साहब?
पहले दशकों पहले इजराइल का इंटरेस्ट हमेशा रहा है कि लेबनान के एक हिस्से को कैप्चर करो, तो कुछ इस बहाने, कुछ बफर जोन बनाने के बहाने इजराइल की मंशा कुछ और भी है। और इसमें 12 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, जो मैं बात करना ही भूल गया, इस बमबारी के डर से। देखिए, इसमें एक लेबनान और इजराइल के बीच में एक यूएन मैंडेटेड बफर जोन पहले से ही बना हुआ है। इस जंग के शुरू होने के बाद उन्होंने क्या किया है कि लेबनान में जो लितानी नदी है वहां तक इजराइल ने कब्जा कर लिया है। उनका कब्जा करने का मंशा यह है कि परमानेंट जो है इजराइल की बॉर्डर को एडवांस करके और लेबनान के काफी एक बड़ी टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। देखिए, इसमें अगर हिजबुल्ला मिलिशिया जो है उनसे उनकी लड़ाई है तो वो लड़ाई जो है वो सदर्न बॉर्डर तक सीमित होनी चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा लितानी नदी तक सीमित होनी चाहिए और वही बैटल ग्राउंड होना चाहिए। और इजराइल और हिजबुल्ला की अगर एंगेजमेंट वहीं तक सीमित रहती तो भी शायद सीज फायर को इतना बड़ा खतरा ना होता। सीज फायर को खतरा जो पैदा हुआ है वो लेबनान में सिविलियन डेथ से हुआ है। ये डेथ्स को कोई भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी। माफ कीजिएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इसको कई कंट्रीज का स्टेटमेंट आ चुका है। कल जब बमबारी शुरू हुई तो बेल्जियम के फॉरेन मिनिस्टर्स वहां मौजूद थे। जिस जगह बेरूत में मौजूद थे वहां से कुछ 100 मीटर दूर भारी बमबारी की गई है। तो ये पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया जो है वो दो लोगों को देख रही है। एक डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अपने एलाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और इजराइल एक रोग स्टेट की तरह बिहेव कर रहा है, और उनका प्राइम मिनिस्टर एक रैबिट डॉग की तरह उस देश को चला रहा है और आम जो मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको मार रहा है, उनका नरसंहार कर रहा है, उनका जेनोसाइड कर रहा है। देखिए, ये सीज फायर जो है पूरी दुनिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए। और ये सीज फायर तभी बच सकता है जब इजराइल के ऊपर काबू किया जाए। हमको ये नहीं भूलना चाहिए अजीत जी की जंग की जो शुरुआत हुई है वो इजराइल की धोखेबाजी के साथ हुई है। इजराइल की मोसाद ने ये डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस किया था कि अगर हम ईरान की पूरी लीडरशिप को ख़त्म करते हैं तो ईरान में एक विद्रोह हो जाएगा और वहाँ रजीम चेंज हो जाएगा। आप अपनी कल खबर में ये चला चुके हैं, जो एनवाईटी में छपा था। एनवाईटी पूरी डिटेल में इस खबर को छाप चुका है कि कैसे नेतान्याहू और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने पूरे व्हाइट हाउस और व्हाइट हाउस के एडमिनिस्ट्रेशन को बेवकूफ़ बनाया। इससे पहले किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल की बात नहीं मानी थी। पिछले 40-50 सालों से एक मिनट बीच में, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें ये भी है कि उसी एनवाईटी में जो कल हमने वीडियो में दिखाया, दर्शक चाहे वीडियो देख सकते हैं, कि जनरल से पूछा गया तो जनरल केन शायद, उन्होंने कहा कि ये इजरायली अपनी प्लानिंग नहीं करते हैं लेकिन हार्ड सेलर हैं, इसलिए ये एक तरह से वो कह रहे हैं कि मूर्ख बना रहे हैं। और मेरे ख्याल से और एक दो लोगों के स्टेटमेंट थे कि बेतुका और हास्यास्पद है। लेकिन ट्रंप को एक तरह से नेतन्याहू ने कन्विंस कर दिया, और उसके बाद उस वार का नतीजा जो 39 दिन तक ट्रंप की गर्दन फंसी रही, और अब इजराइल अभी भी उसी जिद पर अड़ा है। बात अपनी पूरी कीजिए, माफ कीजिए बीच में मैं ऐड किया। जी हाँ, देखिए, व्हाइट हाउस का जो डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक आदमी जो है तैयार हुआ था जंग के लिए, वो था पीट हेगसेथ, जो उनके वॉर सेक्रेटरी हैं। नेतन्याहू के प्रेजेंटेशन से खाली वही खुश हुए थे, बाकी उनके जितने भी लोग थे सब ने जो है अपनी अपनी चिंता जताई थी और जंग के खिलाफ एक तरीके से अपना ओपिनियन दिया था। डोनाल्ड ट्रंप के सामने साफ साफ बहुत क्लियरली अपनी बात रखी थी, चाहे वो CIA के डायरेक्टर हों या पेंटागन के दूसरे अफसर हों, सेंटकॉम के अफसर हों, सब ने अपनी बात रखी थी। JD वैंस उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, नहीं, वो छोटी फॉरेन टूर में थे, तो उन्होंने नहीं की थी। लेकिन बाद में उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था कि हमें ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। ठीक है,
डोनाल्ड ट्रंप को तैयार किया है इस जंग ने दो लोगों का नाम मैं दो लोगों को जिम्मेदार मानता हूं। एक है नेतन्याहू खुद और दूसरे जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के दामाद जैरेड कुशनर, कुछ ना। जो कि एक कोई उनके पास पोजीशन नहीं है, लेकिन वो चूंकि नेतन्याहू के करीबी रहे हैं तो वो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस बात के लिए तैयार कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने सारे एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों की ओपिनियन को नज़रअंदाज करते हुए, ऑब्जेक्शंस को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने 28 फरवरी को ये जंग की शुरुआत की है। उस वक्त की जब 3 राउंड की बातचीत हो चुकी थी, चौथा राउंड मंडे को होना था, उसके बावजूद उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, इंक्लूडिंग यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर, सब ने कहा था कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है और मंडे को चौथा राउंड शुरू होगा, उसमें हमें काफ़ी उम्मीद है कि बात आगे बढ़ेगी। उसके बावजूद उन्होंने सैटरडे को जंग की और जंग की शुरुआत की और पहले ही राउंड में ईरान की पूरी लीडरशिप, इंक्लूडिंग जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, उनको शहीद कर दिया गया, उनको मार दिया गया। तो कहने का मतलब यह है, इतना बैकग्राउंड मुझे बताने की जरूरत इसलिए पड़ी कि इसमें देखिए नेतन्याहू जो है वो सबसे बड़ा विलेन है। दुनिया आज ईरान को अगर ब्लेम कर रही है कि साहब इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, तेल का क्राइसिस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें जो रूट कॉज है इस जंग का उसको नहीं भूलना चाहिए। जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जिन सर्कमस्टेंसेस में ये जंग की शुरुआत हुई है, उसको नहीं भूलना चाहिए। और इस बात को जो दुनिया की जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं, इंक्लूडिंग यूएन और यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल, ये इस बात को बखूबी जो है इसको दर्ज करना चाहिए और कोशिश ये किया जाना चाहिए कि इजराइल को आइसोलेट किया जाए। नेटो के जो एलाइज हैं आज उनकी जिम्मेदारी है, आज नेटो के एलाइज आज अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इजराइल को आइसोलेट करें और प्रेशर डालें। देखिए जैसे चाइना और रशिया ने जो रोल प्ले किया है कि ईरान को तैयार किया है और गल्फ कंट्रीज को तैयार किया कि एक डिप्लोमेसी की बात शुरू की जाए, वैसे ही नेटो की जिम्मेदारी है और यूरोपियंस की जिम्मेदारी है, कनाडा की जिम्मेदारी है, यूके की जिम्मेदारी है कि वो इजराइल को आइसोलेट करें और उनके ऊपर प्रेशर डालें कि लेबनान में सीज फायर जो है पूरी तरह से उसको ऑनर किया जाए और वहां पे हमले, सिविलियन एरियाज में हमले रोके। जी। अब एक सवाल है, एक काउंटर सवाल है कि जो इजराइल कहता है, लगातार इजराइल के, आईडीएफ के और नेतन्याहू के, उनके डिफेंस मिनिस्टर के जब भी बयान आते हैं इस तरह के हमलों को जस्टिफाई करने के लिए, बार बार कहते हैं कि ये जो हिजबुल्लाह की मिलिशिया और हथियारबंद जो दस्ते हैं जो इजराइल पर अटैक करते हैं, जो ईरान का प्रॉक्सी मिलिशिया ग्रुप है, वो सिविलियन इलाकों में छुप कर रहता है, इसलिए हम टारगेटेड ढंग से सिविलियन इलाकों पर हिजबुल्लाह को टारगेट करती है। अलग बात है, हम बार बार देख रहे हैं कि 1000 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए हैं, 1200, 1100, कुछ भी नंबर हो सकता है पिछले 38-39 दिनों में। लेकिन वो ये कहते हैं कि वो छिप कर रहते हैं, हम उनको टारगेट करते हैं, चाहे बेरूत में हो चाहे साउथ लेबनान। देखिए हिजबुल्लाह एक रेजिस्टेंस ग्रुप है। वो ग्रुप क्यों फॉर्म हुआ उसकी वो हिस्ट्री जो है वो सभी जानते हैं कि किस सर्कमस्टेंसेस में क्यों हिजबुल्लाह बना है, क्यों हमास बना है। The very existence of these group is because Israel has been committing atrocities. Israel ने पैलेस्टाइन में, गाजा में, वेस्ट बैंक में एट्रोसिटीज की हैं, लेबनान में की हैं, इसीलिए ये रेजिस्टेंस ग्रुप्स बने हैं। उनका रेजिस्टेंस ग्रुप का काम है रेजिस्ट करना। वो लड़ते रहेंगे इजराइल से जब तक इजराइल पैलेस्टाइन के जो एस्पिरेशंस हैं, पैलेस्टाइन स्टेटहुड है, उसको बात मानता नहीं। ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात कि इस जंग की जब शुरुआत हुई थी तो वो जंग ईरान के ऊपर थोपी गई है। वो थोपी है अमेरिका और इजराइल ने। ठीक है, वो जंग जबरदस्ती की जंग थी, इस जंग की कोई जरूरत नहीं थी, कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं था, ये सारी बातें, ये डिस्कशन सेटल हो चुका है। उसके बावजूद ये जंग शुरू हुई और इतनी भारी तबाही हुई है, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं।
अब आज जब ऐसा मौका आया है कि इस जंग को किसी तरीके से खत्म किया जा सकता है, सीज फायर के दौरान कुछ डिप्लोमेसी की बात आ सकती है, तो इजराइल ने फिर शुरुआत की है कि दूसरे फ्रंट को गरमा दिया है, और ऐसा गरमाया है कि उन्होंने रेजिडेंशियल एरियाज में मारना लोगों को शुरू किया है। देखिए, ये टारगेटेड किलिंग्स नहीं है, ये टारगेटेड स्ट्राइक्स नहीं है। आपकी कैसे टारगेटेड स्ट्राइक्स होती हैं कि आप एक पूरे स्कूल को उड़ा देते हैं जिसमें 175 लड़कियां मारी जाती हैं। आपकी कैसी टारगेटेड स्ट्राइक्स होती हैं कि एक वॉलीबॉल के कोर्ट में, आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आप मार देते हैं, वहां लड़कियां मारी जाती हैं। आपकी कैसी ये टारगेटेड स्ट्राइक्स होती हैं कि इतनी बड़ी तादाद में औरतें, बच्चे और बुजुर्ग मारे जाते हैं। ये टारगेटेड स्ट्राइक्स नहीं है, ये टेरर स्ट्राइक्स है। टेररिज्म इसी को कहा जाता है, ये टेररिज्म इसी को कहा जाता है। आतंकवाद कुछ और नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ये मिलिट्री की स्ट्राइक्स नहीं है, ये जेनोसाइड है। ये जो इजराइल कर रहा है, ये जेनोसाइड है जी। अब आखिरी सवाल कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर से मामला उलझ गया है, जब ईरान ने कहा कि चूंकि लेबनान पर हमले जारी हैं और ये सीज फायर का उल्लंघन किया है इजराइल ने, और इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, ऐसे बयान ईरान की तरफ से आए हैं। तो क्या लगता है कि सीज फायर का जो मकसद था, भले ही 14 दिन के लिए हो, 2 सप्ताह के लिए, वो मकसद डिरेल हो रहा है, और अगले, हालांकि खबर है कि फ्राइडे को मीटिंग हो सकती है इस्लामाबाद में, लेकिन क्या ये मकसद डिरेल हो सकता है? जी, अब ये मीटिंग लगता है कि शनिवार को होगी। फ्राइडे की जगह अब ये सैटरडे को मीटिंग होगी। दूसरे कुछ और डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे आज ईरान से एक टीम को आना था, आज शाम को इस्लामाबाद पहुंचना था। उसके बारे में ईरान के जो एम्बेसडर हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने ट्वीट भी किया था, लेकिन कुछ घंटों बाद उस ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया। तो ये अब पॉसिबल है कि जो लेबनान में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो लेबनान में जो मास किलिंग्स हुई हैं, उसके चलते आई थिंक ईरान इज हार्डनिंग इट्स स्टैंड्स, और ईरान जो है अब इस सीज फायर के बारे में सीरियसली जो है उसके बारे में वो सोच रहा है। तो पहली बात तो क्लियर है, देखिए, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ये खुलेगा नहीं जब तक लेबनान में जंग रोक नहीं दी जाती है। ईरान ने साफ साफ बात कर दी है। अब इसको खोलने के लिए क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है पलट के ईरान के ऊपर भी हमले शुरू कर देंगे, यानी क्या बैक टू स्क्वायर वन पहुंच जाएंगे? एक जो ट्रंप ने धमकी दी एक तरह से, फिर जिसमें कहा कि समझौता नहीं हुआ तो सेना तैयार है, और उसके बाद हमारी सेना आसपास है और असली समझौते का पालन किया जाए, अगर ये नहीं होगा तो फिर बमबारी करेंगे, और ये जो भी है, इसको किस तरह से देखें? भाई, डोनाल्ड ट्रंप साहब को कोई समझाए कि समझौता तो तब होगा जब कोई बातचीत होगी, और बातचीत तब हो सकती है जब जंग रुकेगी। तो आपका खुद का एलाई जो है, जो आपका भाई है, वही इस जंग को रोकने नहीं दे रहा है, और सीज फायर को वायलेट करने के लिए, सीज फायर को खत्म करने के लिए वो क्या नाम है, औरतों, बच्चों और मासूमों की जान ले रहा है। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को, ईरान को नहीं, उनको इजराइल को कहना चाहिए कि भाई आप क्यों सीज फायर को जो है चाहते हैं कि वो कामयाब ना हो, क्यों ऐसा आप चाहते हैं? इसमें ईरान की गलती नहीं है। ईरान तो जो पब्लिकली अनाउंस जो सीज फायर की कंडीशंस है उसको फॉलो कर रहा है। इसमें विलेन जो है वो तो नेतान्याहू है। तो नेतान्याहू को अपनी बंदूक का रुख जो है वो तेल अवीव की तरफ करना चाहिए, ईरान की तरफ नहीं जी। अब आखिरी सवाल, नेतन्याहू क्यों नहीं चाहते कि सीज फायर हो, या सीज फायर के ऐलान के बाद भी नेतन्याहू जिस तरह से लेबनान में, साउथ लेबनान में या बेरूत में एयर स्ट्राइक करवा रहे हैं लगातार, बमबारी, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या हो सकता है मकसद? उसके 2-3 मकसद हैं, जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। पहली बात तो ये कि नेतन्याहू को शायद ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है
ऑलरेडी काफ़ी कंसेशंस दे चुके हैं। जो मसौदा तैयार हुआ है उसी में ऐसा लगता है कि वो ईरान के फेवर में है। दूसरा उनको शायद इस बात की नाराज़गी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और व्हाइट हाउस ने उनसे कंसल्ट नहीं किया जब वो पाकिस्तान और ईरान से बातचीत कर रहे थे। तीसरी वजह यह है कि नेतन्याहू का जो ऑपोजिशन है, जो लिकुद पार्टी का जो ऑपोजिशन है, लिकुद पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसका जो ऑपोजिशन है, वो लोग नेतन्याहू को टारगेट कर रहे हैं कि आपने ये सब होने दिया, आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ को मतलब ये जो इतने जो कंसेशंस दिए हैं ईरान को, ये जो पूरा मसौदा तैयार हुआ है ये प्रो ईरान लगता है, ईरान के फायदे में ये सारी कंडीशंस नजर आती हैं, इसके लिए वो नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, वो नेतन्याहू की वो इंटरनल पॉलिटिक्स और वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से पूरी आप ये सीज फायर जो इतने मुश्किलों से सीज फायर डिस्कस हुआ था और उसको अनाउंस किया था, उसको लागू किया गया था, उस सीज फायर को खतरे में आप अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से नहीं डाल सकते, समझे आप? तो हाँ। ये बात देखिए, अब ये सीज फायर का पूरा फोकस जो है ये तेल अवीव के ऊपर है। ये व्हाइट हाउस को मैनेज करना है, डोनाल्ड ट्रंप को मैनेज करना है कि कैसे अगले चंद घंटों में, अगले आने वाले घंटों में इजराइल को वो रोके, वरना ये सीज फायर शायद रात होते होते जो है ये सीज फायर खत्म हो जाएगा। जी, लेकिन आपको लगता है कि ट्रंप रोकेंगे या रोक पाएंगे? रोक तो पाएंगे ही, लेकिन रोकेंगे या ट्रंप ने डील? भाई, अगर मैं कहूं कि ट्रंप न चाहें और तब इजराइल एयर स्ट्राइक करता रहे, ये यकीन नहीं होगा। तो ट्रंप रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? 36 घंटे हो गए उनकी सीज फायर के ऐलान के बाद भी, अगर इजराइल हमले कर रहा है तो। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब सीरियस हैं इस सीज फायर के लिए, तो अगले आने वाले घंटों में कोई ना कोई वो एक्शन जरूर लेंगे। और अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया और लेबनान में बमबारी जारी रही, सदन लेबनान में बमबारी जारी रही, तो फिर इसका मतलब उनकी मंशा जो थी, उनकी सीज फायर करने की मंशा नहीं थी। ये सीज फायर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए किया गया था कि देखिए, हम तो बमबारी करने जा रहे थे, हम तो ईरान को नेस्तनाबूद करने जा रहे थे, लेकिन हमने डिप्लोमेसी को एक चांस दिया। लेकिन ये डिप्लोमेसी जो है वो फेल हो गई, क्योंकि ईरान ने, ये ऐसा ब्लेम कर सकते हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला। ये कभी अपने एलाई को कभी ब्लेम नहीं करेंगे, इजराइल के ऊपर ब्लेम नहीं करेंगे, जबकि सारी गलती जो है इसमें इजराइल की है। इजराइल इसमें जो है नंबर 1 विलन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब। देखते हैं कि अगले 24 घंटे में क्या खबर आती है। अभी अमेरिका में सुबह होने वाली होगी कुछ देर में। आमतौर पर होता है कि भारत में जब 4:30-5 बजते हैं, 9.5 घंटे पीछे जाएं अगर ईस्टर्न टाइम के मुताबिक, सुबह होती है वाशिंगटन डीसी में, और तब ट्रंप का कोई बयान आ जाता है। तो देखते हैं कि ट्रंप साहब जब सोकर उठते हैं तब क्या नेतन्याहू को इस तरह की बमबारी पर लगाम लगाने, रोकने का निर्देश देते हैं, कहते हैं, या फिर एक बार फिर ईरान को ही किसी तरह से धमकाते हैं। इंतजार करेंगे कि लेबनान में जिस तरह से बेकसूर लोग, बच्चे, महिलाएं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, ये खून खराबा हमें रुके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब। और ये तस्वीरें नेतन्याहू को एक वार क्रिमिनल के तौर पर दुनिया के सामने पेश करती है, लेकिन वो ये नेतन्याहू के लिए वार क्राइम ये मायने नहीं रखता, क्योंकि ये तस्वीरें छोड़े, गाजा में लोगों ने देखा है, हजारों बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हॉस्पिटल में बॉम्बिंग हुई है, स्ट्रेचर पर मरीज मारे गए, आईसीयू में मारे गए, वेंटिलेटर पर मारे गए, जो मरीज बचकर निकलते वो भी बमों से मारे गए। तो नेतन्याहू के लिए शायद इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने वार क्रिमिनल कहें, क्योंकि वार क्रिमिनल घोषित करने और कहने से नहीं होता है। वार क्रिमिनल के तौर पर उनकी अगर उन्हें अपराधी मानकर सजा मिले तो होता है, और उन्हें पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब, नमस्कार।